Next in depreciation, we are going to how depreciation will change. So this is called the change in depreciation. So we have seen that depreciation depends upon number one, cost of asset, how much is cost of asset, what is its useful life, and your estimated scrap, as well as your method of charging depreciation. Method of depreciation. Suppose if any of these factors change in future, then amount of depreciation will also change. It means the basic rule is if any of these factors change in future, so depreciation will change. बट इस केस में आपको डेप्यूटेशन रिवाइज करनी है जिस ईयर में कोई भी फैक्टर चेंज होता है। तो बट रूल इज न्यू डेप्यूटेशन टू बी कैलकुलेटेड तो फ्रॉम दैट ईयर। तो उस साल में हम कैलकुलेट करेंगे नई डेप्यूटेशन व्हेन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स एनी ऑफ दीज एनी भी या सारे भी एक ही टाइम पर चेंज हो सकते हैं और दीज फैक्टर से चेंज। तो उस केस में आपको सभी की नई वैल्यू कॉन्फ़िगर करनी है। जैसे एसेट को आप रिवैल्यू कर सकते हो, लाइफ को हम रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रैप रिवाइज हो सकती है, मेथड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले स्ट्रेट लाइन का डब्ल्यू मेथड है या पहले डब्ल्यू था स्ट्रेट लाइन है। जब हम कहते हैं कि न्यू डेफिनेशन को भी कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट ईयर व्हेन एनी ऑफ दीज फैक्टर से चेंज। इट मीन जो पुरानी डेफिनेशन आप चार्ज कर चुके हो पिछले सालों में उसको चेंज नहीं करेंगे, वो रिवाइज नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं जिसे का जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका नाम है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो चेंज हम कंसीडर कर रहे हैं, चेंज कंसीडर फ्रॉम ईयर ऑफ चेंज, जिस ईयर में चेंज आ रहा है उसी साल से। सो इट मीन्स जो पास्ट डाटा है, पास्ट डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखते हैं, तो मेन पॉइंट आता है कि एंट्रीज क्या होती हैं। एंट्री सिर्फ उसमें चेंज होती है जब आप एसेट की वैल्यू को रिवाइज करते हैं। पर एक एग्जांपल भी लेते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। इट मीन्स वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ एसेट इज रिवाइज। जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो उसके दो केस हो सकते हैं। नंबर वन केस, किसी भी साल में जब आप एसेट की वैल्यू को रिवाइज करते हैं तो ये है फर्स्ट टाइम, तो ये है आपकी अपवार्ड रिवैल्यूएशन। अपवार्ड रिवैल्यूएशन, अपवार्ड का मतलब है हम एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपने एंट्री डालनी है उस केस में एसेट अकाउंट डेबिटेड। तो इसको हम जो इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसका रिजर्व बनाएंगे हम और उसका नाम है टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। फर्स्ट टाइम आपने करा इंक्रीज, बट सेकंड टाइम फिर इंक्रीज होता है तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा। बट इफ सेकंड टाइम देयर इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अब उसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको कहते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इट मीन देयर इज डिक्रीज। देखिए डिक्रीज जो है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज करो उस डिक्रीज को राइट ऑफ करने से, और उससे ज़्यादा डिक्रीज है वो पी&एल में चार्ज कर दो। इट मीन्स डिक्रीज के लिए, डिक्रीज जो हो रही है आपकी फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व।
तो ये चीज़ को डिक्रीज इसी में एडजस्ट हो जाती है तो ठीक है, पर ये डिक्रीज इससे ज़्यादा है, फिर जो बैलेंस आएगा, बैलेंस, उसको पी एंगल में 4 कर दो। बैलेंस है 4 की, को 4 का मतलब क्या, डेबिटेड, 2 पी एंगल। तो उस केस में देखो एंट्री कैसे बनेगी आपकी, जब आपकी सेकंड हैंड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूटिलाइज हो जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। यदि इससे ज़्यादा है डिक्रीज तो पी एंगल को डेबिट कर देंगे हम, टू एसेट अकाउंट, और एसेट की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आप एसेट की वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, पहले हम एसेट की वैल्यू पर ही इफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्या देखते हैं, तो सेकंड केस में है, फर्स्ट टाइम आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इसको तो फिर सीधा पी एंगल में आप चार्ज करो, पी एंगल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बस सेकंड टाइम आपने एक बार उसको रिवैल्यू कर दिया डाउनवर्ड, डिक्रीज हो गई, अगली बार किया अगले साल या उससे 2 3 साल बाद वो इंक्रीज हो गई एसेट की वैल्यू, सेकंड टाइम इट इज इंक्रीज इन वैल्यू। तो उस केस में जितना आपने डिक्रीज किया था ना पहले, जो पी एन एल में चार्ज हुआ था, अप टू दैट अमाउंट वो को पी एन एल में कर दो क्रेडिट, तो आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट। ये आएगा अप टू अमाउंट ऑफ डिक्रीज, जितना आपने डिक्रीज पिछले सालों में डेबिट किया था पी एन एल में, लेकिन उससे ज़्यादा इंक्रीज है फिर उसका बन जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो अब देखते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे तो रिवाइज कर दिया आपने वैल्यू इसकी, अब रिजर्व भी क्रिएट हो गया तो उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो आप नोट कर सकते हैं, बीच बीच में पॉज कर सकते हैं जब भी आप राइट डाउन कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे ऐसे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आपने बना दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो हमने देखा ही था एक को पहले तो इसको यूटिलाइज करते हैं जब ऐसे की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट जो भी होगी, एक रिटर्न ऑफ, वो आप राइट ऑफ कीजिए, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज कर लीजिए। बाद में फिर देखिए फिर भी बैलेंस रह जाता है, और जब आप एसेट को सेल करते हैं उस टाइम जो लॉस हो गए, एंड सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसको राइट ऑफ करने के बाद उसके बाद भी जो बैलेंस रह जाते हैं, एनी बैलेंस लेफ्ट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये वो हम कंसीडर कर रहे हैं आफ्टर एसेट इज सोल्ड, आफ्टर एसेट आपकी सेल हो गई है, जो भी बैलेंस रह जाएगा लेफ्ट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ये ट्रांसफर कर दो, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा बल्कि ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, जिस ईयर में एसेट आपकी सेल हो गई। तो इसके जैसे एग्जाम्पल्स करते हैं, इलस्ट्रेशन दी हैं जैसे आपकी, तो पहले मैं एक इलस्ट्रेशन करता हूँ जिसमें सारी चीज़ें हम इकट्ठी चेंज कर रहे हैं। देखो आपको दिया है प्रेजेंट टाइम पीरियड मे बी ऑन 1 जनवरी
2018। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है एट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। इसकी लाइफ हमने एस्टिमेट की है, सपोज कर लीजिए 5 ईयर, और स्क्रैप हमने एस्टिमेट की है 10,000, और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बेस पर। तो पहले 2 साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो 2018 आपका सपोज कैलेंडर ईयर हम फॉलो कर रहे हैं 2018 2018। फिर आगे आपका थर्ड ईयर जिसे कि टाइम पीरियड 3 2020। तो इस साल हमने डिसाइड किया कि एसेट को रिवैल्यू कर दिया जाए। तो एसेट को हमने रिवैल्यू कर दिया, एसेट की रिवैल्यू एट 1,25,000, और इसकी लाइफ भी रिवाइज कर दी। रिमेनिंग लाइफ इज एस्टिमेटेड, वो भी हमने एस्टिमेट कर दी है फॉर 6 ईयर, कि अभी आपकी ऐसे 6 साल और चल जाएगी। और स्क्रैप हमने एस्टिमेट कर दी, स्क्रैप इज रिवाइज टू 5,000, कि अगर इसको बेचकर आपको मिलेंगे 5,000 रुपये। मेथड आपका सेम है, डेप्रिसिएशन मेथड जो है आपका वो है SLM ही। तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन, हम कितनी प्रोवाइड करेंगे ईयर 2020। देखो फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की आपने। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट है 1 लाख की, एस्टिमेटेड स्क्रैप है 10,000 की, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल की, तो 18,000 बनी आपकी डेप्रिसिएशन। ये आपने चार्ज की 18 में और 19 में भी 18,000। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है तो इस साल के शुरू में आपकी कितनी WBB है, ओपनिंग WBB। तो 1 लाख में से माइनस कर दो 18 36,000 डेप्रिसिएशन चलेगी आपकी। 1 लाख माइनस 36, उसकी WBB आएगी बुक में 64,000। अब पहले तो इसको किया रिवैल्यू 125 जो वो हमारा हो गया गेन, तो उसकी एंट्री डाल देंगे हम इस साल में एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, गेट इज 125 माइनस 64, 61,000 आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा। अब लाइफ है 6 ईयर, स्क्रैप है 5,000। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी न्यू डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस ईयर। अब आपको लेनी है नई वैल्यू 125, नई स्क्रैप 5,000, और डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से। 2 साल आपके एक्सपायर हो गए हैं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 6 साल अभी हमारी रिमेनिंग लाइफ है, तो उसमें टोटल लाइफ होगी 8 साल की, तो 6 से डिवाइड कर दो 120। अब आपकी डेप्रिसिएशन आएगी 20,000 पर एनम, ये आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो इस तरीके से अब आगे फ्यूचर में ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होती रहेगी। और ये सिर्फ इसी साल से करना है हमने चेंज डेप्रिसिएशन को, पिछले सालों को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको एक प्रोस्पेक्टिव है कि जिस ईयर में चेंज होगा। तो अब देखते हैं आपकी बुक की जो इलस्ट्रेशन है। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेशन नंबर इज 12। This is your illustration number is 12। इसमें आपको दिया है मशीन कॉस्टिंग 6 लाख की डेप्रिशिएटेड ऑन SLM बेसिस एज्यूमिंग 10 ईयर। तो कॉस्ट ऑफ मशीन दी है आपको 6 लाख, और मेथड है डेप्रिशिएशन हम चार्ज कर रहे हैं एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। एज्यूमिंग 10 ईयर्स, लाइफ आपको दी है 10 साल की, स्क्रैप है आपकी नील, एस समझिए स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू फॉर 3 ईयर्स, और आपने 3 साल तो चार्ज की है SLM चार्ज फॉर 3 ईयर्स। 3 साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके
एस्टिमेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर क्लोजर वाज रीअसेस्ड 5। तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ जो है अब आपकी रिमेनिंग लाइफ ये एस्टिमेटेड एट 5 ईयर, ये हमने रिवाइज कर दिया। ये 5 साल की अब आपकी रह गई है रिमेनिंग लाइफ। तो आपको क्या करना है, पहले देखो डब्ल्यू कैलकुलेट करो आप आफ्टर 3 ईयर, बट डेप्रिएशन पर एनम कॉस्ट ऑफ एसेट है 6 लाख, स्क्रैप आपकी है 0, लाइफ है 10 ईयर, तो हम 60,000 चार्ज कर रहे हैं डेप्रिएशन। बट डब्ल्यू आफ्टर 3 ईयर कॉस्ट है 6 लाख की, उसमें से 3 साल की डेप्रिएशन हम माइनस कर दो 60,000 इंटू 3 180, तो दिस मनी विल बी 420। अब आप देखो, अब आपके मेथड आपका सेम ही चलेगा, स्क्रैप को रिवाइज नहीं किया, बट जो यूजफुल लाइफ लाइफ हमने रिवाइज किया 5 ईयर, तो आपकी नई डेप्रिएशन आ जाएगी ऑफ 4th ईयर की। न्यू वैल्यू है 420, स्क्रैप की जो कुछ मेंशन है कि 0 रहेगी, रिमेनिंग लाइफ है आपकी 5, तो डेप्रिएशन दे दी 84,000। तो 4th ईयर से आपको 84,000 की डेप्रिएशन मिल जाएगी। So next we have our illustration number 13। इसमें सिर्फ देखो एक लाइफ चेंज की थी हमने, यानी कि illustration 13। मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी है 12 लाख एंड दिस इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। डेप्रिशिएशन हम चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बेस पर। एज्यूमिंग लाइफ है ये 10 ईयर्स, 10 साल की लाइफ है आपकी, एंड 0 रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप आपको मिलेगी 0, एंड फॉर 3 ईयर 3 साल तक हमने ये डेप्रिशिएशन चार्ज की है स्ट्रेट लाइन। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मशीन का जो वैल्यू होगा, अब आपने एट एंड ऑफ 3rd ईयर मशीन को कर दिया रिवैल्यू, आपने मशीन रिवैल्यूड, सो एट 60,000 रिवैल्यूड अपवार्ड कर दिया है बाय 60,000, तो 60,000 से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको बताना है या रिमेनिंग लाइफ का जो रीअसेस, और रिमेनिंग लाइफ भी रिवाइज होगी आपकी, रिमेनिंग लाइफ रीअसेस्ड एट 9 ईयर्स, बट इट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए पहले आपकी डब्ल्यू कितनी है आफ्टर 3 ईयर, 12 लाख की आपकी एसेट है, लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्क्रैप है नहीं, तो 12 लाख को 10 से डिवाइड किया, डेप्रिसिएशन बनी आपकी 1,20,000, 3 साल की 360, तो 840 आपकी डब्ल्यू आ गई आफ्टर 3 ईयर। इसको रिवैल्यू किया हमने बाय 60,000 अपवार्ड, तो एंट्री बन जाएगी आपकी, ऐड कर दो इसमें, एंट्री नहीं पूछी इन्होंने, चलो डेप्रिसिएशन पूछी है, तो इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा, तो ऐसे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 60,000 से। ये आ गई आपकी नई वैल्यू ऐसे की 9 लाख। अब आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4th ईयर में 9 लाख की कॉस्ट ऑफ, नई वैल्यू आ गई, स्क्रैप आपकी 0 है, रिमेनिंग लाइफ आपकी 9 है, तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 4th ईयर से। नेक्स्ट लेटर से एक और है, अब रिपेयर्स एंड जो मेंटेनेंस जैसे आप करते हैं एक्सपेंडिचर, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मेजर टॉपिक है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, तो नॉर्मली हर कंपनी को एसेट की रिपेयर करनी पड़ती है हर साल,
तो कंपनी क्या करती है और ये पता नहीं होता हमें कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो हम हर साल इक्वल अमाउंट का एक प्रोविजन बना के रखते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट यह है कि एवरी ईयर कंपनी और फर्म क्रिएट्स अ प्रोविजन, हम प्रोविजन बनाते हैं फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो इसकी एंट्री बन जाती है जब आप प्रोविजन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। तो जब आपका एक्सपेंस होता है, एक्चुअल एक्सपेंस इज इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, जब भी एक्सपेंस होगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस टू बैंक, एक्सपेंस आप इनकर कर दीजिए। फिर इस एक्सपेंस को प्रोविजन जैसे राइट कर दीजिए एंड एक्सपेंस जो है आपका रिटर्न हो फ्रॉम प्रोविजन, एंट्री बन जाती है प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, वो एक्सपेंस आपका राइट हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या है कि प्रोविजन नॉर्मली आपका सेम होता है हर साल, और ये जो एक्सपेंस है जो कम ज़्यादा होता रहता है वो प्रोविजन में से एडजस्ट होता रहता है। तो इसी में भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि आपको प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग मेंटेनेंस का अकाउंट बनाना है लेकर, तो ये क्रेडिट होगा, जब वो आप यूटिलाइज करेंगे रिपेयर के लिए वो डेबिट हो जाएगा और बैलेंस चलता रहेगा। तो ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन है आपका इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 14। जिस पेज नंबर है 5.26, इसमें देखो आपको मेंशन किया है flying particulars are available from the books of a public company having a large fleet of vehicles balance and provision for repair and renewal account। तो आपको बैलेंस दे रखा है, इन प्रोविजन आपने बना रखा है फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, तो दिस इज गिवन ऑन 31 मार्च 2016। उसका बैलेंस है 11,50,000 एंड एक्चुअल रिपेयर्स हैं जो आपके इनकर हुई हैं, एक्चुअल रिपेयर्स इनकर, so for the during the year ended 31 March 2016, इस टाइम आपका है 750 एंड रिपेयर इनकल 31 मार्च 2017, तो दिस इज 320 एंड कंपनी मेक्स एन एनुअल प्रोविजन, तो कंपनी बना रही है एनुअल प्रोविजन, एनुअल प्रोविजन इज मेड बाय ₹4 लाख, हम 4 लाख का प्रोविजन हर साल बना रहे हैं। तो आपको ये बताना है प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग मेंटेनेंस अकाउंट, तो कैसे जो को बनाएंगे हम आंसर। तो आप अकाउंट ओपन कीजिए, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अकाउंट, रिन्यूअल ही कहते हैं या मेंटेनेंस अकाउंट। तो पहला साल है आपका 15-16, देखो ये पुराना प्रोविजन चला आ रहा है आपका 15-16, यहाँ आएगा आपका बाय बैलेंस दी ओपनिंग, फिर आप इस साल का प्रोविजन बनाएंगे, एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, तो उसको लिखिए बाय P&L। तो इस साल आपने प्रोविजन बनाया है 4 लाख से, फिर आपकी रिपेयर्स होगी 750, जब एक्सपेंस होगा उसको राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल,
गेट इज 750। तो इसको करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, साल के आएंगे टू बैलेंस सी बी। अब वो दिया है आपको 31 मार्च को, बैलेंस है 1150। इसका टोटल कर लीजिए 19 माइनस 4, इसका तो 15 लाख था आपका ओपनिंग बैलेंस। ये आपकी आगे बैलेंस शीट है। अब ये आपका ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में 16-17 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1150। इस साल फिर आप प्रोविजन बनाएंगे बाय पी एन एल 4 लाख का। फिर आपका एक्चुअल रिपेयर है 320 की, जिसे ये 16-17 टू रिपेयर्स 320। बाकी आपका बैलेंस रह जाएगा इस अकाउंट में टू बैलेंस सी बी 11 एंड 4 1550 15 12 30, दिस इज योर बैलेंस। ऐसा टोटल कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से एक और इलस्ट्रेशन हमारी रहती है, वो भी कर लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये आपकी नॉर्मल है। इसमें आपको दिया है, इसमें है कि जैसे कोई एसेट है वो सेल भी हो रही है। तो मैसेज अंशुल कमेंस बिजनेस ऑन 5 जनवरी 2011। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2011 एंड व्हेन ये परचेज प्लांट एंड मशीनरी। और एक आपने परचेज की है इस डेट को, इट मीन्स आपको डेट दी है, एक आपको दी है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ, चलो डेट है एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो इस डेट को आपने परचेज किया है 5 जनवरी 2011 में। मशीनरी परचेज की है आपने, उसकी जो कॉस्ट है 7 लाख। दिस इज योर कॉस्ट एंड कंपनी अडॉप्टेड डेप्रिसिएशन 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 15% ऑन डिमिनिशिंग बेसिस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो इट मीन्स एंड दिस वन। और फर्दर परचेज आपने की है तो 1 जनवरी 2012 को एक आपने परचेज की, 1 जनवरी 2012। तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 150 की। फिर आपने एक नई परचेज की है 5 जनवरी 2015 में एंड कॉस्ट ऑफ दिस परचेज इज 2 lakhs। और 1 जनवरी 2015 तो इस डेट को आपने डिसाइड किया है टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन। तो इस डेट से अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। पहले हम कर रहे थे WDB डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। On this date the remaining life was assessed at 6 years for all the assets purchased before this। तो इस डेट को जितनी भी एसेट्स आपने परचेज की हैं, एसेट्स परचेज बिफोर 1 जनवरी 2015, तो उनकी लाइफ हमने एस्टिमेट की है 6 ईयर एंड 10 ईयर्स फॉर एसेट परचेज। और जो एसेट आप यहाँ परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज ऑन 1 जनवरी 2015, इसकी लाइफ है हमारी 10 साल की एंड नो स्क्रैप, कोई स्क्रैप नहीं है किसी भी केस में। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर 2015 SLM के बेस पर। तो पहले को अब आप इनकी वो कैलकुलेट करो WDB कितनी बनती है। तो डेप्रिसिएशन लेस करते हैं हम 15% के बेस पर आप लेस कीजिए, लेस डेप्रिसिएशन
एट द रेट ऑफ 15% ऑन WBB फॉर द ईयर 2011। तो 2014 तक आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दो पहले WBB के बेस पे, तो जिसे 15% 700 इंटू 15% 105, इसमें चार्ज नहीं होगी अभी 2011 की, तो आपकी WBB आ गई जिस वन इज 595 एंड 150। फिर आपने 2012 की चार्ज की, तो इसके ऊपर 15% 89 250 WBB आ जाएगी आपकी 505। चलो पहले इसको कंप्लीट कर रहे हैं 750। फिर आपने 2013 की चार्ज की एप्लीकेशन 15%, जिसे जो 75 863 WBB आ गई 429 888 फिर 2014 की आपने चार्ज की 15% 64 483 WBB आ गई आपकी 365 402। ये WBB आ गई आपकी इस डेट को साल के शुरू में। इसके ऊपर भी चार्ज करोगे एप्लीकेशन 15% 22,500, तो 127,500 150 माइनस 15% इंटू 15% 19 125 बैलेंस है जो 108,375 इंटू 15% 16 256 बैलेंस है जबर 92,119। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो तो इस डेट को आपके पास कितनी वैल्यू है एसेट्स की। तो जो एसेट्स आपने परचेज की थी, अब लिखिए WBB, तो एज ऑन 1 जनवरी 2015, तो इसकी जो WBB है जिस 365,404 प्लस 92,119, ये है जी आपकी 457 523। और जो नई आपने परचेज किए हैं न्यू परचेज ऑन 1 जनवरी 2015, इसकी कॉस्ट है 2 लाख। अब इनकी डेफिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखो स्क्रैप है नहीं, स्क्रैप 0, इसकी लाइफ है 6 साल, इसको डिवाइड कर दो 6 से, इसकी लाइफ है आपकी 10 साल। तो आपकी डेफिनेशन आ जाएगी फॉर द ईयर 2015, जैसे 20,000 एंड 457 523 डिवाइडेड बाई 6 से, और इसकी आ गई आपकी 76 254। तो ये डेफिनेशन आपको टोटल मिलेगी 96 254 इस साल में। अब आपने चेंज कर दिया जिस डेट में रिमेनिंग लाइफ है जिसमें, एंड देयर आल्सो आस्किंग, अब आपको इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2015 के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी 1 जनवरी 2015 को आपके पास कितना बैलेंस है 2BB। देखिए किस वन 457 523। फिर आपने परचेज करी 2 बैंक 2 लाख की ऐसे जो आपने परचेज की इस साल में। फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 31 दिसंबर 2015 को बाई डेप्रिसिएशन 96 254, बाकी रह जाएगा आपका बैलेंस सीधी। इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा ये 657 523 657 523। तो 561 269। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम भी है एक्सरसाइज में। तो ये आप PDF है आपका डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई कीजिए।